जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज हमारी एसएससी जीडी 2025 में जो हम रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसके तो हमने ऑलरेडी सभी चैप्टर्स तो कंप्लीट कर ही लिए थे और हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे जो कि इस बुक में आपके दिए गए हैं। तो आज ये दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये दोस्तों हमारी अंकित भाटी सर की जो बुक है, इसमें आपके 5 प्रैक्टिस सेट आपके लास्ट पेज में दिए गए थे। तो हमने आपको उनका भी सॉल्यूशन करा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारा है आज का 5वां प्रैक्टिस सेट और इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन है। और ये 20 क्वेश्चन आज के इस सेट के बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, जिन्हें देखकर आपको एक अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और ऐसे लेवल के जो क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे भी। तो भाई आज ये हमारी अंतिम क्लास है, ठीक है। और आज से ये हमारी पूरी बुक जो है 100% आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या सीरीज रहने वाली है वो हम आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक शुरू से लेकर कंप्लीट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप ये प्रैक्टिस सेट में जो भी स्कोर करें एक अच्छा स्कोर कर सके और ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को जो मैथ की जो है क्लास वो रेगुलर मिलती रहेगी और आपने जो अभी तक मैथ में सीखा जितना पढ़ा उसकी एक शानदार प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि एसएससी जीडी 2025 में जो भी हम अपना स्कोर करने वाले हैं वो अपने आप में 100% स्कोर करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाओ और भाई वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज हमारी दोस्तों इस बुक की अंतिम क्लास हो रही है, ठीक है। तो अंतिम क्लास है तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा। तो भाई आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना भाई, एकदम बेस्ट मेथड से पढ़ेंगे और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिन्हें आपको क्वेश्चन को देखते ही आपके आंसर एक एक सेकंड में आएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट वॉच करिएगा आप लोग और लास्ट तक जरूर बने रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा भैया, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह स्वयं का 10 गुना हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2025 में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा भाई, ये 100% गारंटी रहेगी। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखो, इसको करने के भैया कई तरीके हैं, कोई अपने तरीके से करेगा तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये वाली ट्रिक लगा दो। ऐसा यदि क्वेश्चन कोई भी संख्या दे दे, चाहे वो 10 गुना पूछे, 50 गुना, चाहे जितना समय दे दे, आप एक सेकंड में उसका आंसर निकाल दोगे। कैसे? कि देखो भैया, हमें नहीं पता है कि कोई धन, अब भाई कुछ लोग करेंगे कि भाई धन को एक्स मान के निकालेंगे, तो एक्स मान के करने से भैया हमें कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है, हमारा कल हमें उसी इस मेथड से सॉल्व करना है जिससे हमारा आंसर कम समय में आ जाए। तो भाई देखो, 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। 6 साल में कितना हो रहा है, तो भाई आप देखो 6 साल में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि इसको मैंने लिख दिया 2n। हमसे पूछा कि वह कितने समय में, हमसे क्या पूछा, समय पूछा है कि वह कितने समय में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी पूछी है, स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, यानी कि कितने वर्ष में। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितना आपको ये पूछा है कि इतने गुना हो जाएगी, इसमें आपको केवल एक माइनस कर देना है, केवल एक माइनस कर देना। तो कितना हो जाएगा, आपको होगी सर 9, और इस 9 की गुणा डायरेक्ट आपको इसको 6 में करा देनी। तो कितना हो जाएगा भाई, तो इस 9 की गुणा जैसे ही आप इस 6 में करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 9 छक्का 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुणे 6 बराबर 54 वर्ष आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों डायरेक्ट आंसर आपने क्या निकाल दिया, 54 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। और ट्रिक कैसी लगी तो भैया एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी एक्स मान के मत करो, भैया इतने साल में इतने गुना हो रही है, पूछा कितने समय में इतना गुना, भाई जितना गुना हो रही है ना भाई, उसका तुरंत -1 करके और जितने समय आपको दिया गया उसमें समय में गुणा कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा 54 वर्ष। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित कर देता है और ग्राहक को वो 25% की छूट भी देता है और वस्तु को बेचते समय वो 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तौलता है। तो दुकानदार को उससे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। भाई देखो, भैया देखो लागत मूल्य कितना है भैया, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना भाई, 40% अधिक है। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि भैया 40% अधिक है तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको सर 40/100, इसको काट देंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 2/5।
आगे बोला है कि वो ग्राहक को 25% की छूट दे रहा है। भैया क्या दे रहा है? 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि माइनस हो जाएगा तो -25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। भैया देखो छूट दे रहा है तो ये भैया क्या हो जाएगा? माइनस का है 1/4। ठीक है, समझ रहे हैं ना अभी बात को? अब आगे क्या बोल रहा है कि वो वस्तु को जब बेच रहा है ना, तो वो ग्राहक को 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? तो अभी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब कह रहा है वो 1000 ग्राम तो उसे देना चाहिए, लेकिन वो ग्राहक को दे कितना रहा है? 800 ग्राम। लेकिन वो ग्राहक को दे कितना रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। तो यानी वो चुरा रहा है ना, चीज़ चोरी कर रहा है। भैया ग्राहक को उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था, वो 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि भैया वो क्या है? दुकानदार बेईमान दुकानदार है। वो भैया सीधा सीधा कितना ग्राम बचा रहा है? भाई 200 ग्राम वो बचा रहा है। तो यानी वो जो दुकानदार है वो कितने ग्राम का फ़ायदा ले रहा है? भाई 200 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, वो किस लिए करता है? अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो इसने जो चोरी की है ना 200 ग्राम की चोरी, तो दुकानदार को क्या हुआ? लाभ ही तो हुआ। ग्राहक को नुकसान हो गया है और दुकानदार को लाभ हुआ है। कितने का? 200 ग्राम का लाभ हो गया। ठीक है, तो 200 ग्राम का ये जो लाभ हुआ है ना ग्राहक और दुकानदार को, ये किस पर हुआ? ये 800 ग्राम पर हुआ। जब इसने 800 ग्राम दिया तभी तो उसको 200 ग्राम का लाभ हुआ। यदि 800 ग्राम की जगह पूरा दे देता तो उसको लाभ ही ना होता। तो इसने भैया 800 ग्राम पर कितने का लाभ हुआ? 200 ग्राम का। तो किस पर हुआ? 800 पर। और भैया ये कितना हो जाएगा? तो 0 से 0, 0 से 0 तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कितने का लाभ कमाया? तो आपको सर इसने 1/4 का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया भाई? 1/4 का। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे भैया? देखो यहाँ से निकालो सीपी एसपी। ठीक है, सीपी यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो भाई यहाँ से देखो वो पहला बोल रहा है कि 40% अंकित मूल्य पर अधिक है, तो अधिक यानी कि ये कितना हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, प्लस हो गया यानी कि वो 40% उसने अधिक है। भाई आप एक बात बताओ, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। कोई चीज़ उसने 5 की थी, 5 की खरीदी और 2 के लाभ पर बेच दी, तो यानी कितने में बेची? 7 में, यानी उस पर 2 का लाभ हो गया। भाई कोई चीज़ 5 की खरीदी, 2 का लाभ हो गया, तो भाई कितने में बेची होगी? 7 में बेची होगी, यानी कि 5 में खरीदी और 7 में बेच दी। अब दूसरा बोल रहा है कि उसने ग्राहक को 25% की छूट दे दी। भैया 4 रुपए की चीज़ थी, उसने 1 की छूट दे दी। 4 रुपए की चीज़ थी, 4 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, उसने 1 रुपए की उसकी छूट दे दी, तो उसने कितने में बेची होगी? तो आपको सर उसने 3 रुपए में बेची होगी। बात समझ में आ गई? अब तीसरा बोल रहा है कि ग्राहक को उसको देना कितना था भैया? 4 ग्राम। 4 देना था, लेकिन उसने दे कितना दिया भैया? 1 ज़्यादा, यानी 1 किलोग्राम के बदले वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम तोल रहा है। भैया ये कितना है? 800 ग्राम तोल रहा है, यानी वो उसको ग्राहक को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। भाई ग्राहक फ़ायदा कितना ले रहा है? भाई 4, और वो बेच कितना रहा है? भाई 1 के फ़ायदे में बेच रहा है, तो उसने कितने में बेचा होगा? 5 में। तो भाई ग्राहक को तो फ़ायदा हो गया होगा ना भाई, यानी कि ग्राहक ने खरीदा 4 में और बेचा कितने में? 1 के लाभ में कितने का बेच दिया भाई? 5 का। यहाँ से निकल के आ गया दोस्तों हमारा ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखो जो हमारा कटेगा उसको काट देंगे, तो देखो 5 से 5 ये कट गया। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो भाई इसको गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 और 7 तियाँ 21। तो ये हमारा एक रेशियो बन गया कितना? 16:21 का। 16:21 का रेशियो बन गया। अब यहाँ से एक देखो, 16 की हमने चीज़ खरीदी, 21 में बेच दी। 16 खरीदे, 21 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ? आपको सिर्फ 5 का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। हमसे क्या पूछा? दुकानदार का लाभ प्रतिशत। आपको एक बात पता है कि जब चाहे लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 16, और गुणा किसका कर देंगे भाई? 100 का। तो कितनी बार कटेगा भाई? इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा 4 से, 4 चौको 16 और 25 चौको 100। यह हो जाएगा आपका 25 पंचे 125/4। ये कितना हो जाएगा? 125 और बटे 4 भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 4 तियाँ 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। फिर कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, पॉइंट आ जाएगा 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो कितना आ गया? 31.25। कितना आएगा भाई? 31.25% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान था। तो 31.25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक की गोली चलाई गई और गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से एक सही 1/2 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है। यदि ट्रेन और आवाज़ की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट हो। अच्छा, देखो ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की जो आवाज़ है वो है 1100 मीटर प्रति मिनट। हमें बतानी है ट्रेन की, हाँ ट्रेन की हमें लंबाई बतानी है। तो भाई देखो यहाँ से देखो ट्रेन की चाल कितनी है। यदि मैं रेलगाड़ी की चाल की बात करता हूँ तो भाई यानी कि रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई ट्रेन की चाल। यहाँ पर मैं लिख दूँ भाई क्या?
ट्रेन की गति या ट्रेन की चाल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रेन की चाल बराबर, तो ट्रेन की चाल कितनी थी भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई देखो जब ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आवाज़ की चाल है कि 1100 मीटर प्रति मिनट, तो भैया इसको ट्रेन की चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति मिनट में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे भाई, मीटर यानी कि 1000 मीटर और मिनट बनाने के लिए किससे भाग देंगे 60 से। तो 60 से 60 ये कट जाएगा, तो यानी कितना आ गया, तो ये आ गया 1000 मीटर प्रति मिनट। 1000 मीटर प्रति मिनट आ गया। ये 1000 मीटर जो प्रति मिनट आई ये क्या आएगा, ट्रेन की चाल। हमने क्या किया, ट्रेन की चाल को मीटर प्रति मिनट में चेंज कर दिया। अब ध्वनि की चाल देखो कितनी है, तो अब यहाँ से देखो ध्वनि की चाल कितनी दी गई है, यहाँ से देखो ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल कितनी है भाई, यानी आवाज़ है ना, आवाज़ को क्या बोला ध्वनि, तो ध्वनि की चाल कितनी है, तो ध्वनि की चाल यहाँ पर दी गई है 1100 मीटर प्रति मिनट। कितनी है भाई, 1100 मीटर प्रति मिनट। ये किसकी चाल हो गई, ये तो होगी ध्वनि यानी कि आवाज़ की चाल 1100 मीटर प्रति मिनट। अब यहाँ से हम इन दोनों यानी कि ट्रेन की चाल और ध्वनि के सापेक्ष चाल की गति निकालेंगे। तो भाई इन दोनों की सापेक्ष चाल निकाल लेंगे भाई, सापेक्ष चाल यानी किसकी, ट्रेन की और ध्वनि की सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, सापेक्ष चाल क्या होता है कि ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की चाल माइनस ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल कितनी है भाई 1100 और ट्रेन की चाल कितनी है माइनस का 1000, कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 मीटर प्रति मिनट। कितना आ गया मेरे भाई, आपको सर ये आ गया हमारा 100 मीटर प्रति मिनट, यानी सापेक्ष चाल कितनी आ गई 100 मीटर प्रति मिनट, यानी कि ध्वनि की चाल ट्रेन की चाल के सापेक्ष 100 मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ से हमें क्या बतानी है, ट्रेन की लंबाई, और लंबाई किस में होती है, दूरी में, और दूरी बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड यानी कि चाल गुणा समय, तो स्पीड इंटू टी यानी चाल गुणा समय होता है। तो हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी आपको दी गई है, दूरी कितनी है भाई, दूरी यानी कि हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो दूरी यहाँ से निकालेंगे। तो चाल कितनी है भाई, देखो समय आपको दिया गया, चाल हमारी कितनी है, चाल है हमारी 100 मीटर प्रति मिनट सापेक्ष चाल। तो चाल कितनी आ गई, तो हमें निकालनी है डिस्टेंस, चाल है हमारी 100 मीटर प्रति मिनट गुणा समय कितना है, देखो समय दिया 1 मिनट बाद सुनाई देती है, तो 2 एकम 2 1 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 3/2। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितनी बार कटेगा, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10 50 और 5 तियाँ 15, यानी कि 150 मीटर प्रति मिनट, सॉरी 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई पूछी नहीं तो ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई 150। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 150 मीटर। ये क्या आ गई दोस्तों, ट्रेन की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 150 मीटर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा भाई, ये ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 9 12 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो, और जो भाग पूर्णतः विभक्त हो और वो कैसा हो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखो 72 किसी का वर्ग होता नहीं है, ठीक है, 288 नहीं होता, 36 6 का होता है, तो देखो 36 होगा या 144 होगा। अब देखो अब इसको भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए, अब जैसे 144 पहला, अब दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ, तो दूसरा ऑप्शन कितना है 144, अब 144 में 8 से भाग दो, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। कैसे, इसको काटूंगा तो 8 एकम 8, 6 बचेगा, 8 अट्ठे 64, 18 अट्ठे 144 होता है, कट गया, ठीक है। और उसी प्रकार से यदि मैं 144 में 9 से भी भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 16 निम्मा 144, 12 से भी काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, तो भाई 12 से भी काट देंगे ना 144 को, तो 12 12 144, तो देखो पूरा पूरा विभाजित है। और 144 स्क्वायर भी होता है, किसका होता है, तो आपको सिर्फ 12 का, तो ये क्या हो गया, तो आपको सर ये तो एक पूर्ण वर्ग भी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि भैया ये तो देखो 8 9 12 से पूरी तरीके से विभक्त भी है, पूरी तरीके से भाग जा रहा है, और 144 स्क्वायर भी होता है, किसका होता है, 12 का स्क्वायर। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, बात समझ में आ गई। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो ये पूर्ण वर्ग भी है और विभाजित भी है। 1 सेकंड में हो गया, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिनों में करता है, बी जो काम 6 दिनों में करता है, सी वही काम 7 दिनों में करता है। तो बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है तो वही कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन है आसान। देखो कैसे, देखो ए जितना काम करता है ना, जितना भी काम करता है वो 4 दिन में करता है, यानी ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 4 दिन में काम कर रहा है, और वही काम 5 दिनों में कर रहा है, कौन, बी, यानी कि जो काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है। तो काम कैसा है, बराबर है,
लेकिन काम ए कर रहा है 4 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 5 दिन में, तो ये होगा 5b। तो यहाँ से भैया ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो ए बी का कैसा होता है, तो पहला दूसरा पहला चौथा दूसरा तीसरा रहता है। तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान 5 बी का मान 4, तो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही आपको इसका निकाल लेना है, किसका, बी का। अब इसमें देखो क्या बोला है कि जो बी जो है ना वो एक काम को 6 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 6 काम, और सी भी वही काम, जो काम बी कर रहा है वही काम सी कर रहा है, सी 7 दिनों में कर रहा है, तो ये हो जाएगा 7c हो जाएगा। तो यहाँ से भी बी बटे सी निकाल सकता हूँ मैं, तो बी बटे सी कितना हो जाएगा भाई, 7/6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा भाई, 7/6। तो अब यहाँ से ये रेशियो आ गया 5:4, 7:6। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी, ए बी सी का तीनों का अनुपात ले लो, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। रेशियो तो भैया मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ए का मान कितना है 5 अनुपात बी का मान 4, यहाँ से बी का मान कितना है 7 अनुपात कितना हो जाएगा 6। और अनुपात कैसे लिखते हैं भैया, इसको फॉरवर्ड करके लिख देते हैं, 4 यहाँ पे इसके पास की संख्या यहाँ पे लिख देंगे 4, और इसके पास की संख्या 7 को यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, बस। और इनको क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे भाई। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7×35 अनुपात 4×7=28 अनुपात 6×4=24। तो नया अनुपात हमारा कितना आ गया, 35:28:24। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रेशियो। अब हमसे क्या क्वेश्चन में बोला है कि ए एक सप्ताह में करता है, एक जो है ना वो एक सप्ताह में कितना काम करता है। भाई देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, भाई आप एक बात बताओ, ए एक दिन में देखो 35 काम कर रहा है, ए एक दिन में 35 काम कर रहा है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में देखो ए एक सप्ताह में पूछा है ना, तो ए एक सप्ताह में कितना करेगा भाई, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, और ए की क्षमता है 35, यानी कि एक दिन में जो ए है ना वो 35 काम करता है, और तो 7 दिन में कितना काम कर लेगा, तो आपको सर 7×35 काम कर लेगा। बोलो यस या नो, 7×35 काम कर लेगा। ठीक है, तो इसकी 35 की गुणा 7 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7×35 की 5, और 7×21=24, यानी कि 245 काम कर लेगा वो एक हफ्ता में। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। तो कुल कार्य हमारा कितना आ गया, 245। अब हमसे पूछा कि वही कार्य कौन, जो ए काम कर रहा है, तो ए काम टोटल काम कितना है 245, और तो सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब देखो सी की क्षमता है कितनी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि सी की जो क्षमता है ना वो कितनी है, 24 है। सी की क्षमता 24 है, काम उसको करना कितना है, सी को। अब जो काम करेगा सी, तो कुल काम है 245, तो इस 245 को सी कितने दिनों में कर लेगा, तो सी की क्षमता है 24, तो 24 से इसको भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, काट देंगे इसको, तो 24 एकम 24, अब जाएगा नहीं तो 0, यहाँ पे कितना बचेगा 5, और बटे में कितना बचेगा 24, तो कितना आ जाएगा 10 सही 5/24 दिन। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10 सही 5/24 दिन में सी जो है इस काम को पूरा कर लेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन यदि आपने एक बार इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ट्रेंडिंग में है। ऐसे क्वेश्चन बटे के नीचे बटे फिर उसके नीचे बटे, ऐसे क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं। तो देखो इसमें लिखा है 2 = x + 1/x 1 + 1/5 + 1/2 में x का मान पूछा है। देखो कैसे करना है, आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको हमेशा नीचे से सॉल्व करना है। ठीक है, नीचे से कैसे, ये कितना है 5 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 11/2, ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 11/2। तो अब इसके नीचे कितना हो गया 11/2, नीचे 2 भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 2 = x + 1/1 + 1 बटे, इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आ गया 11/2 आया था ना, 11/2। अब ये जो 2 है ना भाग में, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा भाग में, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाग में, ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/1 + 2 एकम 2/11, 1 + 2/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 1 + 2/11। अब इसकी फिर से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 2 13/11। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 = x कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 11 एकम 11 2 13/11, कितना हो जाएगा भाई, तो आपको सर ये हो जाएगा 2 = x + 1/,
13/11 यही हो जाएगा एक सही, क्योंकि 11 एकम 11 2 13 तो 1/13 हो जाएगा ये। तो जब 1/13 हो जाएगा तो ये कितना हो गया 2 बराबर एक्स प्लस 1/13। अब ये नीचे 11 यहाँ पर है तो ये चला जाएगा ऊपर हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11। तो ये यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बराबर एक्स प्लस 11/13 ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि ऐसे ऐसे गुणा करते चले चलना है आपको सॉल्व करके। तो ये हमारा आ गया 2 बराबर एक्स प्लस 11/13। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल ली है क्योंकि एक्स का मान पूछा था। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते, तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा 2 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 11/13। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस का 11/13। तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस का 11/13। तो 26 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15, बटे में कितना आ जाएगा 13। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, होते बहुत आसान है, लेकिन बस एक बार आप इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो बस अच्छे से। बस नीचे आपको बस कैलकुलेशन करते चले जाना था, बस आंसर आ गया 15/13। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। यदि बात समझ में आ गई है तो चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है। देखो भाई कोई एक गोला है, ठीक है, ये कोई गोला है और इसका एक अर्धगोला है। तो इसका जो अर्धगोला इस प्रकार से होता है, तो इसका आयतन जो है ना वो कैसा है भाई, बराबर है। ठीक है, आयतन कैसे है, बराबर है। तो गोले की यहाँ पर देखो त्रिज्या, भाई यहाँ पर गोले की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिज्या है ना, तो गोले की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या हो, इनका हमसे क्या पूछा, रेशियो पूछा है। तो भैया यहाँ से मान लो गोले की त्रिज्या मैंने मान ली R1 और अर्धगोले की त्रिज्या को मैंने मान लिया R2, ठीक है। इनकी त्रिज्या R1 R2 मैंने मान ली, और गोले की जो त्रिज्या होती है वो कितनी मान ली, R1, अर्धगोले की R2। तो देखो गोले का आयतन निकालो पहले। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R1 क्यू लिखना है। अब होता तो 4/3 पाई R क्यू है, लेकिन यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या मैंने मानी वो कितनी मानी, R1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपको सर ये हो जाएगा पाई, यानी कि R1 क्यूब मान लिया, ठीक है, बराबर अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई R2 माना है ना इसका, तो यहाँ पर R2 लिखना है, ठीक है, और इसको कर देना है क्यूब बस। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, ये कितना बचेगा, तो आपको सर R1 की पावर कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा R1 की पावर 3, और बटे में कितना हो जाएगा R2 की पावर 3, बराबर में कितना बचेगा 2/4 2/4 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। जब ये आ गया हमारा 1/2, अब देखो इनके घनमूल निकाल लो। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, ये घनमूल है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा बराबर। तो घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1/R2, क्योंकि घनमूल निकालना है तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये एक है तो एक ही रहेगा बराबर में, और बटे में कितना आ जाएगा 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा। तो बस इसको हमसे पूछा रेशियो में, तो ये हमारा रेशियो निकाल देना है किसका, R1/R2 का। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 1/3 अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा 1/3 अंडर रूट 2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1/3√2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको केवल फार्मूला रखना था और दोनों को सॉल्व कर लेना था, आंसर आ गया। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले मिनी मॉक टेस्ट में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया भी था, वैसा ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात करो। देखो भाई समय कैसा है, समय बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि समय कैसा है, बराबर है। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई नाव धारा के साथ चलती है, यानी कि धारा के साथ चले, धारा की आ, धारा की प्रवाह की दिशा में चले या धारा की दिशा में चले, तो उसमें क्या होता है, उसमें चालें जुड़ती हैं, तो यानी कि x प्लस वाई। तो धारा के साथ यानी कि हम क्या लिखते थे, x प्लस वाई। तो धारा के साथ का मतलब होता है x प्लस वाई, और धारा के विपरीत x माइनस वाई, पता होगा आप सभी को। तो धारा के साथ चलता है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से पहले निकालो कि धारा की यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले हम चाल, तो चाल कितनी है, तो यहाँ से चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी आपको दी गई है, तो धारा के साथ कितनी दूरी है 21 किलोमीटर, समय कितना है 3 घंटे का। तो यहाँ से चाल आ जाएगी, तो धारा के साथ चाल कितनी हो जाएगी 3 सत्ते 21, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी है। तो यह निकल के आगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत चलेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो दूरी कितनी है 15। समय कैसा, समय बराबर है, तो पहले समय कितना था 3, तो ये भी समय हमारा क्या रहेगा 3। क्यों, क्योंकि समय कैसा है बराबर है। तो क्या काटेंगे इसको, तो 3 पचे 15। इसके कितना आ गया भाई, चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि धारा की गति बताओ। तो धारा की गति कैसे बताते हैं, तो धारा की गति, तो देखो आपसे चाहे कभी कभी एग्जामिनर आपसे धारा की गति पूछ सकता है और आपसे नाव की भी गति पूछ सकता है। तो धारा की गति करने बताने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल इनके दोनों का अंतर ले लेना है। तो इनके दोनों के बीच का अंतर और बटे में भाग दे देना है 2 का। तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2, और 2/2 कर देंगे, कितना जाएगा 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गई धारा की गति। तो हमसे धारा की गति पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहीं पर यदि वो क्वेश्चन आपसे कहते कि भैया नाव की गति और बता दो, तो नाव की गति के लिए क्या कर देना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है भैया इन दोनों को जोड़ देना। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 5/2। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12/2, 2 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी चाल आ गई, ये आ गई नाव की चाल। ठीक है, यदि आपसे नाव की चाल पूछेगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बताना है, धारा की चाल पूछेगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। लेकिन क्वेश्चन में किसकी पूछी थी, धारा की, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि 1,02,400 का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, पसंद भी आया होगा। तो भाई देखो भैया कोई धन है, भैया यहाँ से देखो सबसे पहले देखो मूलधन क्या है, तो भाई देखो ये हमारा धन है 1,02,400। ये क्या है, धन है हमारा, कौन सा, मूलधन। 3 साल में भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर मिलने वाला ब्याज होता है। पहले वर्ष तो साधारण वर्ष हमारा समान रहता है, लेकिन जब दूसरे साल का जो ब्याज मिलता है उस पर जो ब्याज का ब्याज मिलता है वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 3 साल का है। तो यहाँ से देखो मूलधन हमारा क्या है, तो मूलधन हमारा होता है पी। तो पी बराबर हमें कितना दिया गया है, पी बराबर हमें मूलधन जो दिया गया वो दिया गया 1,02,400। तो 1,10,24,00, ये क्या हमारा मूलधन। मिश्र धन क्या होता है, जो मेरे ब्याज पर ब्याज मिलते हैं, तो यहाँ से अमाउंट यानी हमारा टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है हमारा 14,58,00। ठीक है, ये हो गया मिश्र धन। ठीक है, हमसे क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी है। तो दर यानी कि हमसे यहाँ से आर का मान निकालना है, आर का मान यहाँ से निकालना है, यानी कि हमसे दर पूछी है। तो दर का फॉर्मूला तो पता ही होगा सभी को। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, और ब्रैकेट में क्या होता है आपका 1 + दर बटे 100। 100 और समय जो भी हो, समय हमारा होता है n, जबकि n बराबर हमें कितना दिया गया, n बराबर हमें दिया गया 3 वर्ष, क्योंकि समय कितना है 3 वर्ष के लिए, तो समय हमें दिया गया 3 वर्ष। बस इस फार्मूले में आपको रख देना है, हमें दर ही तो पूछी थी, तो बस दर के फार्मूले में रख देना है। तो मिश्रधन हमारा कितना है, मिश्रधन है दोस्तों हमारा 14,58,00 बराबर मूलधन कितना है हमारा 10,24,00, ब्रैकेट लगा देंगे 1 + दर हमें निकालनी है r/100, और समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करो, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ से इसको काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो आपके ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब इसको काट देते 5 से। ठीक है, 5 से कटेगा क्या भैया, इसको 2 से काट दो पहले, तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 बार कट गया। इसको काट देंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 में 18, 729 बार कट गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आपको सर ये हो गया हमारा 729, और बटे में कितना आ जाएगा 512, क्योंकि भाग में तो ये कट जाएंगे, तो बटे में कितना आ गया 512, और बराबर में कितना है हमारा, बराबर है हमारा 1 + r/100 का क्यूब। ठीक है, ये कितना है हमारा 3 है। अब देखो 729 512, अब यहाँ पर क्या है, इसकी पावर कितनी लिखी है, इसकी पावर लिखी है 3। तो इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, 729 किसका घन होता है, तो भाई यहाँ से देखो घनमूल निकालेंगे इसका। तो भाई ये घनमूल किसका होता है, तो भाई यहाँ से देखो ये तुम्हारा घन बन गया किसका, तो 3 से 3 खत्म। तो 729 किसका क्यूब होता है, तो आपको सर जो 729 क्यूब होता है ये होता है हमारा 9 का किसका क्यूब होता है, तो ये तो 9 का क्यूब, और 512 किसका होता है 8 का क्यूब होता है। तो भैया यहाँ से हमने इसको निकाल लिया, यहाँ पर एक प्लस का 1 इधर हो जाएगा माइनस का 1, बराबर कितना बचा r/100 बचा, कितना बचा भाई r/100। ठीक है, तो यहाँ से भाई सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, और 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1। देखो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये कितना बचेगा आपको सर, ये हमारा बचेगा आपका 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1/8,
कितना बचेगा 1/8 और ये बराबर कितना हो जाएगा r/100। तो यहाँ से r का मान निकाल लेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा 100/8। तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचेगा 2, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो पढ़ेंगे सबसे पहले क्या बोला है। कह रहा है कि चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर, भैया चीनी का दाम था उसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम कम कर दिया गया और एक व्यक्ति जो है वो 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। भाई देखो पहले पहले आपको ये जानना है कि जो 1 किलो जो चीनी थी उसकी कीमत कितनी हुई है 2 रुपये कम, यानी कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम जो है वो चीनी के दाम में कमी हुई है। ठीक है, तो पहले आपको क्या जानना है कि 1 किलो जो चीनी थी उसकी कीमत 2 रुपये कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो 1 किलोग्राम जो चीनी का जो वास्तविक मूल्य होगा वो 2 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही, क्योंकि हमसे क्या पूछा है वास्तविक मूल्य, यानी कि जो चीनी का दाम है उसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। तो जो हमारी 1 किलोग्राम जो चीनी होगा उसका जो हमें वास्तविक मूल्य पूछा है वो 2 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। तो अब क्या होगा, तो जो हमारी जो चीनी है जो 16 रुपये में 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 4 किलोग्राम जो चीनी है वो 16 रुपये में उस कमी को पूरा कर लेगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो रही है और वास्तविक मूल्य से वो हमारा जो मूल्य होगा वो 2 रुपये ज़्यादा होना चाहिए और वो 2 रुपये जो ज़्यादा हो रहा है वो 16 रुपये में वो 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो 4 किलोग्राम जो चीनी है ना भाई, कितनी ग्राम की नहीं, 4 किलोग्राम की जो चीनी है ना भाई वो कितने में खरीद रहा है 16 रुपये में। कितने रुपए में खरीद रहा है 16 रुपये में खरीद रहा है। तो हमसे पूछा कि वास्तविक मूल्य कितना है। तो जब 4 किलोग्राम जो चीनी 16 रुपये में खरीद रहा है, तो भाई 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा, तो 1 किलोग्राम चीनी वो कितने में खरीदेगा, तो इसको काट देंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो आपको सर वो 4 रुपये में खरीदेगा। तो भाई वही तो पूछा है, तो हमसे पूछा क्या, वही तो पूछा है कि वास्तविक मूल्य कितना, तो वास्तविक मूल्य कितना था 4 रुपये प्रति किलोग्राम, सॉरी ग्राम है यहाँ पर लिख लेना, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। और इस क्वेश्चन को यदि आप वैसे करोगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया है। एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी लोगों को कम समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई देखो चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कमी हुई है, लेकिन जो व्यक्ति है उसने 16 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद ली है। तो जो चीनी उसने ज़्यादा खरीदी है तो वास्तविक मूल्य भी हमारा 2 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पहले जो चीनी के मूल्य में 2 रुपये की कमी हुई है, तो वो 2 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी कि वो 4 किलोग्राम में उसने चीनी कितनी 16 रुपये में कितनी ग्राम चीनी अधिक खरीदी है 4 किलोग्राम। तब जब उसने 4 किलोग्राम अधिक खरीदी है तो वो अधिक वाला इसमें कैसा है शामिल है। तो बस इसको काट देंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 1 किलोग्राम चीनी उसने 4 रुपये में खरीदी है, तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी का मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है और इसको ऑप्शन से करोगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं। कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 से और 11 से विभाजित करने पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 तथा 5, 3 और 7 शेष बचे। तो भैया ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन ले लो भाई, पहला ऑप्शन मैंने ले लिया 80। तो 80 में देखो 7 से भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 7 धाम 70, 10 शेष बच रहा है यहाँ पर, 10 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर बोला है कि 3 शेष बचना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये तो हो गया हमारा गलत। पहला ऑप्शन हमारा कैसा हो गया भाई, गलत हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन रख के देखो, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है भाई 73 है। तो भैया अब देखो 7 से भाग देना, हमें किस में भाग देना है 73 में। यदि मैं ऑप्शन नंबर 73 में 7 का भाग दे दूं तो कितनी बार कटेगा, तो इसको काट दूंगा 7 एकम 7, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचे मेरा, देखो शेष आ गया 3।
अब इसे 11 से विभाजित कर दो। अब इस 73 को भाई इसी में 11 से भाग दो, तो 11 से भाग देने पर 7 शेष आना चाहिए, तो 11 छिक्का हो जाएगा 66, तो 7 कितना बचा 66, 7 कितना होता है 73, तो रिमाइंडर कितना बचा 7। तो यहाँ से हमारा शेष 3 आया, यहाँ से हमारा शेष 7 आया, तो वही तो दिया है 3 और 7 शेष बचना चाहिए। तो वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम भाग दें, तो वो छोटी संख्या मैंने कितनी रखी थी 73 रखी, तो यही ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भैया कैसे करना है, ऑप्शन से हो जाएंगे ये क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई, ये क्वेश्चन ऑप्शन से कर लिया करो, बहुत आसान हो जाते हैं। ना कोई फार्मूला ना कोई कुछ, सीधे ऑप्शन रखो चेक करो और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो शेष इसमें भी 3 आ गया, इसमें 7 आ गया, और ये देखो भाई पूरी तरीके से विभाजित भी हो रहा है, जो रिमाइंडर आया वही रिमाइंडर इसमें बचा है। तो कौन सा ऑप्शन रखा था 73, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। कह रहा है कि किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, तो जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है, तो वर्तमान में उसके कुल विकेटों की संख्या। देखो वर्तमान पूछा है, यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे और इस क्वेश्चन को गलत भी करेंगे। देखो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या पूछी है, लेकिन सबसे पहले ये निकालो कि ये जो आपकी जो गेंदबाजी है इसमें कितने जो औसत है वो कितना निकल के आ रहा है। जो पहले इसमें निकालो कि जो अंतिम मैच है, यानी इसने जो मैच शुरुआत किया है वो अंतिम मैच तक का पहले इसका निकालो विकेट कितना हुआ है। फिर इसके बाद जो हमारा वर्तमान में मैच चल रहा है फिर उसका विकेट निकालेंगे। तो जो अंतिम का होगा वही हमारा वर्तमान का होगा। तो भाई इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर मैंने कराया था उसी मेथड से इसको करेंगे, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड से इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो गेंदबाजी का औसत कितना है भाई, तो गेंदबाजी का जो औसत है वो है आपका 12.4 रन प्रति रेट। यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर यदि वो अगली बारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52/10 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। तो भैया वो कितना हो जाएगा 5.2 का रन प्रति विकेट आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। भैया उसकी जो गेंदबाजी का जो औसत है ना वो 0.4 रन प्रति विकेट सुधार हो जाता है। पहले था कितना इसका 12.4 जो कि दिया गया था गेंदबाजी का औसत। अब इसमें सुधार कितने का हो गया 0.4 का, तो ये 0.4 इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा 12, तो इसको उठा के आपको लिख देना है इसमें बीच में, क्योंकि भैया अब इसमें क्या हुआ गेंदबाजी में उसके सुधार हो गया भाई कितने का 0.4 का। तो पहले तो 12.4 था, 0.4 का सुधार हो गया, जो सुधार हो गया यानी कि वो कमी खत्म हो गई, तो कितना बचा 12। तो बस एलिगेशन से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0.4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 6.8। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 से इसको काट देंगे, कटेगा तो ये किससे कट जाएगा भाई, देखो 4 एकम 4 और 17 चौको 68, पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 17:1। कितना आ गया अभी 17:1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या। भाई देखो यहाँ से देखो 52 रन देकर तो वो 10 विकेट ले रहा है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे क्या कि वो 52 रन देकर वो कितने विकेट ले रहा है, 10 विकेट ले रहा है, ठीक है। 52 रन देकर वो 10 विकेट वो तो यहाँ से निकाल रहा है। तो देखो वो 52 रन देकर विकेट कितना ले रहा है, 10 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से जो विकेट है दूसरी अगली पारी, ये हमारी पहली पारी है 12.4 वाली और ये दूसरी पारी है 5.2 वाली। इनके देखो रेशियो आपके 17:1। वो कह रहा है कि वो 52 रन देकर 10 विकेट लेता है। आप बताओ कितने विकेट ले रहा है, आप कह रहे हो वो 1 विकेट ले रहा है, वो कह रहा है कि 10 विकेट ले रहा है। तो ये इसका कितना गुना है, तो आपको सर ये तो इसका 10 गुना है। जब ये इसका 10 गुना है तो आपको इसका भी 10 गुना कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 17 धाम कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। कितना हो गया 170 हो गया। ये कितना हो गया 170 और ये कितना हो गया 10। ये कितना है भाई 170 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10। तो वह पूछा है कि वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या कितनी है, तो भाई पहली पारी में 170 ये और 10 ये, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170 और 10 कितना हो जाएगा 180। तो कुल विकेट हमारे कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो भैया वो कह रहा है कि 52 रन देकर वो 10 विकेट ले रहा है। तो विकेट कितने ले रहा है, विकेट तो वो 10 ले रहा है, आपके हिसाब से कितना ले रहा है 52 रन। तो देखो 52 रन देकर कितना लिया था 5.2 है ना, यही तो था 52 वाला। तो बस 52 रन देकर वो कितने ले रहा था 10। तो जो एक 17 का कितना हो जाएगा 17 दाम 170
और 10 ये, तो 170 विकेट यहाँ से, 10 विकेट यहाँ से, तो जोड़ देंगे टोटल विकेट, तो 170 प्लस 10 180 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं तो N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही तरीका है आपका M1D1 बराबर M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, बस उसी फॉर्मूले पर रख देना है। भाई देखो क्या करना है आपको, देखो P पुरुष है, P पुरुष P घंटे में, समय कितना हो गया P घंटे, प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में P दिनों में, कितना काम कर रहे हैं भाई P यूनिट काम कर रहे हैं, तो वर्क कितना कर रहे हैं P बराबर। भाई अब बता पूछा कि N पुरुष N घंटे में, N घंटे में प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे, यानी कि वर्क पूछा है तो इसका हमें निकाल लेना वर्क, यानी कि W का मान। ठीक है, क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है, N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे यही हमें मान निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो यहाँ से देखो P से P ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका P² बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NQ अपॉन W। तो यहाँ से मैं W का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा W बराबर, ये हो जाएगा आपका NQ अपॉन कितना हो जाएगा P²। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। तो NQ अपॉन P² किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, NQ अपॉन P²। बात समझ में आ गई, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका DI का क्वेश्चन है, और मैंने आपको DI बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और मैं बता दूं कि DI का यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना भाई, गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% आपका क्लियर जाएगा। भाई देखो पहले तो क्वेश्चन में पढ़ो, दिया गया कि निम्नलिखित दंड आरेख में किसी कंपनी में 3 शाखाओं द्वारा 3 क्रमागत वर्षों में 2018, 19 और 20 की पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाया गया है। हमसे पूछा है कि वर्ष 2018 में शाखा ए यानी कि जो ब्रांच ए है ना उसकी कुल बिक्री, और 2020 में शाखा यानी कि ब्रांच सी की कुल बिक्री का रेशियो कितना है। अब यहाँ पर देखो 2018 आपका ये रहा, 2019 आपका ये रहा, और 2020 आपका ये रेड वाला है। हमसे किस कंपनी का पूछा है, हमसे पूछा है कंपनी ए का निकालना है और कंपनी ब्रांच नंबर सी का निकालना है। हमें 2 शाखाओं का निकालना है, ए और सी का अनुपात। ठीक है, अब हमसे देखो ए का कब का पूछा, 2018, तो 2018 वाले देखो कम लाइन का, तो 2018 का कितना है 14 है। ठीक है, तो भैया ए का मान कितना आ गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 14। ठीक है, हमसे रेशियो पूछा है ना, तो इसको मान लो रेशियो, तो ए का कितना हो गया भाई 14। अब देखो 2020 में देखो कंपनी सी, तो 2020 में देखो कंपनी सी, तो बी का वाला रेड वाला है, ये देखो जो डार्क कलर है, तो बी का कितना है 2020 वाला कितना है 70 है। तो इसका कितना आ गया अनुपात, सी का कितना आ गया 70। इसको कैलकुलेट करेंगे 14 एकम 14 और 14 पंचे 70, तो कितना आ गया 1:5। तो यही तो पूछा था भैया, यही तो हमसे पूछा था कि शाखा ए और शाखा सी की कुल बिक्री का अनुपात, तो कितना आ गया 1:5। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बस हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा था भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, सारी चीज़ें आपके सामने थी। हो गया ना भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 1800 रुपये। ठीक है, और ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर बी के क्रय मूल्य पर करता है, और उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो। दोनों का लाभ कितना है मेरे दोस्त 20%। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ से निकालो क्या कि ए तथा बी का विक्रय मूल्य कितना है भाई 1800 रुपये। जो 1800 रुपये है ना वो दोनों का लाभ कितना है 20%। तो भाई 1800 का 20% निकालो कि 1800 पर वो 20% का लाभ, क्योंकि दोनों पर है ना, दोनों का लाभ है, ए का भी लाभ है 20% बी का, तो भाई दोनों का लाभ निकालो। तो यहाँ से 1800 का 20% यदि मैं निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 18 दूनी 36 यानी कि 360। तो लाभ यहाँ से मैंने कितना निकाला 360। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया विक्रय मूल्य का। अब यहाँ से पहले तो ये तो पता करो कि क्रय मूल्य कितना है, तो हमें फिर निकालना पड़ेगा सीपी। तो सीपी बराबर क्या होता है एसपी गुणे 100/100 प्लस पी। तो एसपी हमारा कितना है भैया विक्रय मूल्य यानी कि 1800 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1800 गुणे कितना हो जाएगा 100/100 प्लस पी। 100 प्लस पी का मतलब लाभ, तो 100 प्लस पी लाभ कितना 20% लाभ यानी कि 120 हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे भाई, तो 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 2 पंचे 10 और 5 3 15, यानी कि ये कितना आ गया भाई 1500। कितना आ गया भाई 1500। बात समझ में आ गई। तो भैया यहाँ से हमने क्या निकाला सीपी आ गया हमारा। तो यहाँ से हमारा जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना आया आपको सिर्फ 1500 आया,
और विक्रय मूल्य हमारा कितना था भाई 1800 था। विक्रय मूल्य कितना था 1800। तो भाई देखो कोई चीज़ हमने 1500 में खरीदी, 1800 में बेची, कितने का लाभ कमाया आपको सर 300 का। अब ये जो 300 का जो लाभ कमाया है यहाँ पे कितने का कमाया 300 का। और लेकिन यहाँ पर जो दोनों का लाभ था वो कितना था 360%। हमें अंतर बताना है भैया ये किसका है, ये तो दोनों का लाभ है, ये दोनों का लाभ है, ये सिंगल का लाभ है। तो दोनों के लाभ का बीच का अंतर तो कितना है, दोनों का अंतर है 360, ये कितना है 300। भैया अंतर कितना आ जाएगा आपको सर 60 का अंतर आ जाएगा। तो अंतर कितने रुपए का 60 रुपये का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई। तो भैया यहाँ से निकाले 360 रुपये, ये आया 360 रुपये दोनों का, और ये आया 300 रुपये इन दोनों के बीच का अंतर। तो हमसे पूछा इनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो इसका क्रय मूल्य कितना आया 300, इसका 360, तो दोनों का अंतर कितना है 60 रुपये। बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन सरल है, कैलकुलेशन होगी इसमें थोड़ा सा, ठीक है। देखो कह रहा है कि ए बी और सी की कुल आय कितनी है 6060 है। ए बी सी के खर्च है 80%, 85%, 75%। अब यहाँ से सबकी परसेंटेज निकालनी होगी, और उनकी बचत का रेशियो है 5:6:9। तो हमसे पूछिए ए की आय ज्ञात कीजिए कि ए की आय कितनी है, ठीक है। हमें क्या बतानी है, ए की आय, ए की इनकम कितनी है। भाई देखो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कुल आय कितनी है 6060 है, ठीक है। इनका रेशियो देखो सबसे पहले निकाले तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका रेशियो कितना है भाई, इनका रेशियो है 5:6:9, ठीक है। इनका रेशियो हमने निकाल लिया, 5:6:9 दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए का जो खर्च है ना वो 80% है भाई। ए आप बताओ ए का खर्च कितना कर रहा है, ए की जो आय है वो कितनी है, ए की बचत कितनी है 5। भाई आप बताओ ए की बचत है 5, खर्च कितना कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, तो वो बचा कितना रहा है 20 बचा रहा है। आप कह रहे हो वो 20% बचा रहा है, वो कह रहा है नहीं वो 20% नहीं बचा रहा है, वो बचा रहा है 5, यानी कि 5/20। तो हर चीज़ होती है 100%। भाई आप बताओ यदि ए 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना होगा, तो आपको सिर्फ ए बचा रहा होगा 20। आप कह रहे हो 20 बचा रहा है, वो कह रहा है अनुपात में 5 बचा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5/20, और गुणा किसका हो जाएगा 100 का। तो ये हो जाएगा 20×5 100 और 5×25 हो गया भाई। तो ये कितना आ गया, तो आपको सिर्फ ये आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब देखो अब ऐसे ही बी का निकालो। तो बी का कितना हो जाएगा भाई, आप बताओ। बी कह रहा है कि 85% खर्च कर रहा है। बी कितना कर रहा है भाई 85%। यदि बी 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, तो आपको सिर्फ 15% बचा रहा होगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं, बी कितना बचा रहा है 6%, 6 बचा रहा है अनुपात में, तो 6/15 और गुणा कर देंगे 100 की। तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो 3×5 = 15, 3×2 = 6, 5 से कटेगा 20 बार, और 20×2 = 40, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 40, ठीक है। तो इसका बी का अनुपात कितना आ गया 40। अब उसी प्रकार से सी का, भैया सी कितना कर रहा है 75% खर्च कर रहा है। आप बताओ यदि सी 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, तो आपको सिर्फ बी बचा रहा होगा 25%। तो भाई 25% बराबर कितना हो जाएगा सी का, या सी का कितना हो जाएगा, तो भाई सी कितना कर रहा है, सी की आय कितनी है 9 अनुपात है, तो 9 बटे कितना हो जाएगा आपको 9/25 और गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि वो 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा हो 25, और अनुपात में कितना बचा रहा है 9, तो 9/25 गुणा 100, तो 25 चौको 100 और 9 चौको 36, तो इसका अनुपात कितना आ गया 36 आ गया। कितना आ गया 36। बस अब इसको करेंगे कैलकुलेट। भैया यहाँ से देखो ए का है 25, बी का है 40, सी का आ गया 36, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इनकी कुल आय, भाई आप बताओ आपकी इसकी कुल आय कितनी, भाई इनको जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा 40, 30, 70, 6, 76, और 76 और 20, 96, 5, 101। तो ये कितना 96 और 5 कितना हो जाएगा 101। भैया ये कितना आ गया 101। भाई आप बताओ इनकी कुल आय कितनी है, आपके हिसाब से इनकी कुल आय 101 है। वो कह रहा है नहीं, इनकी जो कुल आय है वो कितनी है 6060 है। ये कितनी है भाई 6060 है, ठीक है। आपके हिसाब से 101 है, उसके हिसाब से 6060 है। तो एक की यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 101 कम 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 6 बार, तो ये आ गया 60। कितना आ गया 60। तो जब एक का मान आ गया 60, हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है ए की आय ज्ञात कीजिए। तो भाई आप बताओ ए की आय है कितनी, आप बताओ ए की आय है कितनी। तो आपको सर ए की आय 25 है, बस 25 की गुणा इसमें कर देंगे। तो ए की आय हमसे पूछी थी, ए की आय है 25, जब 25 का मान एक बराबर 60 है, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 गुणा 60 बराबर 25×6 = 150 और 2 जीरो, तो कितना आ गया भाई 1500। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 1500 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भैया बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
क्लियर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी क्योंकि यहाँ पर 80% खर्च कर रहा था और यहाँ से 20% बचा रहा है, तो भाई 20% बराबर किसके, 5 के, तो बस निकाल लिया 5/20 गुणे 100 55 25। बस यहीं पर इतनी ही कैलकुलेशन थी और बाकी का क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा था। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखो इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भैया बंदर वाला, जो बंदर जंपिंग करता है, कह रहा है कि एक बंदर को 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है। कितना मीटर, 60 मीटर है, ठीक है। खंबे की ऊंचाई आपको दी गई है 60 मीटर। वो पहले मिनट में, जब वो पहला मिनट उसका स्टार्ट होता है तो वो 5 मीटर चढ़ता है, और जब उसका दूसरा मिनट स्टार्ट होता है तो वो 4 मीटर नीचे खिसक आता है। और तो ज्ञात करिएगा 60 मीटर खंबे पर उसे कितना समय में चढ़ना होगा, यानी कितने समय में वो खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा बंदर। ठीक है भाई, आप देखो भैया पहले मिनट में वो 5 मीटर तो ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा मिनट आता है तो वो 4 मीटर नीचे खिसक आता है। 5 चढ़ा 4 नीचे आ गया, तो उसकी कुल दूरी कितनी तय हुई, आप कहोगे सर 1 मीटर दूरी तय हुई। 1 मीटर दूरी तय हुई, यानी कि 1 मीटर चढ़ा। तो ये 1 मीटर कब चढ़ा, जब उसका दूसरा मिनट स्टार्ट हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बंदर है वो 2 मिनट में कितने मीटर चढ़ रहा है, तो 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ रहा है। 2 मिनट में बंदर कितने मीटर चढ़ रहा है, 1 मीटर। बात समझ में आ गई। भाई आप बताओ, वो पहले मिनट में वो 5 मीटर ऊपर चढ़ा और दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे आ गया, तो समय तो उसका 2 मिनट बीत गया। तो वो चढ़ा कितना 2 मिनट में, 2 मिनट में वो चढ़ा केवल 1 मीटर। बात समझ में आ गई। 2 मिनट में वो कितना चढ़ा, 1 मीटर, लेकिन उसे चढ़ना कितना है, 60 मीटर। अब यहाँ से आपको 60 मीटर का निकालना है। अब 60 मीटर का आपके डायरेक्ट रख दोगे, भाई 2 मिनट में जा रहा है 1 मीटर, तो 60 मीटर में कितना हो जाएगा भाई, तो 60 का नहीं निकालना है, 60 का निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, क्योंकि बंदर जो है जब वो बंदर जो है वो 5 मीटर एक बार में चढ़ रहा है, तो जब वो शीर्ष पर पहुंचेगा ना, उससे ठीक 5 मीटर पहले जब वो अपनी जंप करेगा ना, तो वो एक बार में डायरेक्ट 5 मीटर उलेगा और शीर्ष को पकड़ लेगा। फिर उस वो दोबारा नीचे नहीं खिसकेगा, तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, सीधे टॉप पर पहुँच जाएगा। बात समझ में आ गई। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। यानी कि भैया जो टोटल खंबा है, जैसे मान लिया ये 60 मीटर का ऊंचा खंबा है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको पहुँचना है, ये शीर्ष पर पहुँचना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से जो बंदर है ये चढ़ रहा है, तो मान लो यहाँ से इसकी दूरी 5 मीटर बची है शेष। अब बंदर यहाँ पर है, तो जब ये बंदर यहाँ से जब कूदेगा ना ऊपर की ओर, उछाल मारेगा, तो भाई वो 1 मिनट में 5 मीटर जा रहा है, तो जो 1 मिनट में जलेगा ना, तो इसको शीर्ष को पकड़ लेगा वो बंदर तुरंत पकड़ लेगा, तो फिर नीचे खिसकेगा नहीं, वो डायरेक्टली ऊपर शीर्ष पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखो, तो यहाँ से आपको पता ये चला कि वो 2 मिनट में 1 मीटर की जो ऊंचाई है ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, चढ़ना तो उसे 60 मीटर है, चढ़ना उसे कितना है, चढ़ना तो उसको 60 मीटर है, लेकिन 60 मीटर से पहले 5 मीटर तो वो एक बार में चढ़ जाएगा। तो यदि मैं 60 से 5 मीटर में यानी कम कर दूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 55 मीटर। तभी तो उसकी 5 मीटर दूरी शेष बचेगी, तभी तो वो लपक के सीधे ऊपर छलांग मारकर 5 मीटर शीर्ष को पकड़ लेगा, तो वो पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 55 मीटर। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैसे, वो ऐसे निकाल सकते हैं भाई, 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है भाई, 2 मिनट में चढ़ रहा है बंदर 1 मीटर। 2 मिनट में जब वो 1 मीटर चढ़ रहा है, तो वो 55 मिनट में कितना, तो 55 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा, तो भाई 55 मीटर उसको चढ़ना है। चढ़ना कितना उसको, 55 मीटर। तो जब 2 मिनट में 1 मीटर, तो 55 मीटर में कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसकी हम गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 दूनी 110 मीटर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 110 मिनट हो जाएगा। यानी कि वो 110 मिनट में वो 55 मीटर चढ़ जाएगा बंदर। 110 मिनट में 55 मीटर। अभी भी शेष कितना बचा है, अभी भी 5 मीटर शेष है। अब वो 5 मीटर जब वो बंदर छलांग मारेगा ना, तो वो डायरेक्टली 1 मिनट और इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि 1 मिनट में क्या है, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, तो अब जैसे ही वो आखिरी छलांग जो बंदर लगाएगा ना, जो 111वां मिनट होगा, तो कौन सा होगा भाई, वो होगा हमारा 111वां मिनट। जब वो 111वें मिनट में वो छलांग लगाएगा ना, तो 55 तो वो चढ़ा ही था, जैसे ही वो 5 मीटर की छलांग लगाएगा मिनट में, 1 मिनट में, तो वो सीधे शीर्ष को पकड़ लेगा, तो वो डायरेक्टली टॉप पर पहुंच जाएगा। तो 60 मीटर की जो दूरी है वो 111 मिनट में चढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 111 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 111 मिनट में वो 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भाई देखो ये आपका एवरेज का क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि 18 बच्चों की औसत आयु 27 साल है। तो भाई आपको क्या करना है, इनका योगफल निकालो। तो योगफल तो आप सभी लोग निकाल लेते हो बहुत अच्छे से। भाई देखो कैसे निकालना है इसका योगफल। 18 बच्चे हैं तो 18 बच्चों की औसत आयु, 18 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 27 साल है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 18 सत्ते 100, 18 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, इसकी गुणा कर दो सीधे। तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 यानी कि 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56 और 5 7 एकम 7 5 12 18 सत्ते 126 और 18 दूनी 34 और ये कितना हो जाएगा 34 6 40 8 48। तो ये हो जाएगा 486। कितना हो जाएगा 486। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक बच्चा चला जाता है। भैया 18 बच्चे थे, इनकी औसत आयु 27 साल थी, तो इनका योग कितना आ गया 486। अब कह रहा है कि इसमें से एक बच्चा चला जाता है। तो जब एक बच्चा चला जाएगा तो बच्चे कितने बचेंगे, 17 बच्चे बचेंगे, क्योंकि एक बच्चा चला गया है। तो औसत आयु 28 साल हो जाती है। तो अब औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु होगी 28 साल। अब 17 की गुणा 28 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 की गुणा 28 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 476 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 476। तो हमसे पूछा है कि जाने वाले बच्चे की उम्र क्या है। तो भैया जाने वाले बच्चे की उम्र निकाल सकते हो, 18 में से 17 यानी कि 1। ये एक कौन आ गया, ये एक वही आ गया जो बच्चा चला गया है छोड़ के, जो बच्चा क्लास को छोड़कर चला गया है, तो वही बच्चा निकल के आ जाएगा। तो 6 से 6 चला गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी कि जो जाने वाले बच्चे की उम्र थी वो कितनी थी, 10 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बात समझ में आ गई, जो बच्चा क्लास छोड़ के गया है उसकी उम्र कितनी थी, 10 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आ गई तो भाई एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी ओर से भाई बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए भाई वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा भाई आप लोग। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया सभी को आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है को आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर एवं एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। देखो आयत का क्षेत्रफल तो सभी को पता है क्या होता है, हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई देखो कितनी है, विकर्ण की लंबाई दी गई है 26। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लंबाई। ठीक है, और इसकी एक भुजा भी दी है 10 सेंटीमीटर। तो भाई देखो विकर्ण जो आयत का जो विकर्ण स्क्वायर, तो भाई आयत का विकर्ण बराबर कितना होता है, तो आपको सर ये होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंबाई स्क्वायर, लंबाई यानी कि एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी कि इसकी डब्ल्यू मान लेते हैं विड्थ, चौड़ाई स्क्वायर। तो यहाँ से विकर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 26 स्क्वायर बराबर लंबाई हमें निकालनी है एल स्क्वायर बराबर एक भुजा डब्ल्यू थी, इसकी चौड़ाई मान ली इसकी 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे लंबाई निकालनी, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर होता है आपका 676, माइनस आ जाएगा इधर प्लस का, इधर माइनस का, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर बराबर 576। जब एल स्क्वायर बराबर 576 तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा हमारा 24। एल बराबर कितना आ गया 24। तो यहाँ से देखो हमने एल का मान निकाल लिया, कितना आ गया 24। हमें क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल। तो हमें क्या बताना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही है क्या होता है, लंबाई एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एल का मान कितना है 24 और डब्लू बी यानी कि डब्लू इसी को मान लो भाई। ठीक है, इसको चाहो तो आप क्या मान लो, इसको भी बी मान लो। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई वही है आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी थी 10, तो 24 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 24 दाम 240। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 20 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। भाई देखो ये क्वेश्चन ना भाई, मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के भाई बहुत सारे तरीके हैं। अब कुछ लोग तो इसको भैया एक्स मान के करेंगे, और कुछ लोग इसको कैसे करेंगे कि भैया 20 लीटर दूध है उसमें 10% आपका पानी है, तो 90% इसका दूध हो गया। फिर 90 में भैया कह रहा है कि 25% पानी है, तो भैया 25% होगा तो दूध 75% होगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर 90 का निकालेंगे, 90 दूनी 18 लीटर पानी, फिर 18 लीटर आपका पानी हो जाएगा, तो 2 लीटर आपका
18 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी, तो 18 2 20, कुछ लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो मेरी पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो, इसके बाद इसका एक ट्रिक से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। इतना तो पता है कि 10% पानी, और आप ये भी जानते हो कि जब 10% पानी है तो 90% दूध होगा, ठीक है। बात खत्म करो यहाँ से। इसके बाद कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। सबसे बड़ी बात यही है, यहीं पॉइंट को आपको समझना है। कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। अब देखो यहाँ पर मिलाया क्या जा रहा है, तो आप कहोगे सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है। जब पानी मिलाया जा रहा है तो दूध कैसा होगा, बराबर होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बस इतना समझना है कॉन्सेप्ट, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, समझ लो आंसर आ गया। भाई जब जो चीज़ हम मिश्रण में मिलाते हैं तो वो तो चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन जो मिश्रण में ऑलरेडी जो चीज़ पड़ी हुई है वो तो बढ़ेगी नहीं। क्योंकि जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें हमने पानी मिलाया तो मात्रा किसकी बढ़ेगी, पानी की बढ़ेगी, दूध तो बराबर रहेगा। तो जब यहाँ पर दूध बराबर है तो यहाँ पर दूध कैसे हैं, बराबर। तो आप दोनों तरफ लिख लो, इधर भी दूध लिख लो और यहाँ पर भी दूध लिख लो। ये ट्रिक बता रहा हूँ सबसे अच्छी तरीका से, ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूध कैसे हैं भैया, बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो दूध टोटल है कितने का, 20 लीटर, ठीक है। दूध हमारा टोटल है कितना भाई, दूध है हमारा 20 लीटर। 20 लीटर जो दूध है हमारा, उसमें पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। अब आप बताओ यदि पानी 10% है तो दूध कितना होगा, तो दूध होगा 90%। तो 20 लीटर बराबर कितना हो गया, आप कहोगे से 90%। तो 90% बराबर आ गया। अब देखो दूध तो हमारा बराबर है, जब दूध बराबर है तो दूध यहाँ पर कितना था, 20 लीटर, तो 20 लीटर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। भाई हमें नहीं पता पानी कितना मिलाया जाए, तो भाई आपने मान लिया कि भैया यहाँ पर मैंने x लीटर पानी मिला दिया, तो ये हो गया 20 + x गुणे। अब भाई आपने भाई आगे क्वेश्चन में बोला कि नए मिश्रण में जो पानी है ना वो 25% होना चाहिए। यदि पानी 25% होगा तो दूध कितना होगा, तो आपको सब दूध होगा 75%। क्यों 75% मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि दूध बराबर है। तो दूध यहाँ पर भी है, दूध यहाँ पर भी, तो दूध और दूध कैसे हो गए, बराबर। तो जब 25% पानी तो दूध कितना होगा, 75%। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x का मान निकालो, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे भाई देखो कैसे करेंगे। देखो परसेंटेज से परसेंटेज आपका ख़त्म, ठीक है। और देखो क्या कटेगा भाई, और भी कुछ कटेगा भाई। देखो इसको काट देते 5 से, 5 से काट देते हैं इसको, इसको काट देते हैं 15 से, 15 पना 75 और 15 सिक्का 90। 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। तो ये कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24, 24 बराबर ये कितना बचा, 20 + x। कितना बचेगा, 20 + x। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस का 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। यानी कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो आपको सर x बराबर 4 लीटर पानी और मिलाया जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो कितने लीटर पानी और मिलाया जाएगा, तो 4 लीटर पानी इसमें अभी और मिलाया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो पानी कितना मिलेगा आपको, सर पानी जो मिलेगा वो मिलेगा x बराबर 4 लीटर, ठीक है। x बराबर 4 लीटर पानी इसमें मिलाया जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। तो भाई ये थे हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन जो है हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोगों ने कितना स्कोर किया इस प्रैक्टिस सेट में, तो हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज से दोस्तों ये जो बुक है हमारी, ये हमारी पूरी बुक हो गई है कंप्लीट, ठीक है। ये जो हमारी बुक हो गई है कंप्लीट, ठीक है। बुक कैसी होगी भाई, बुक हो गई है कंप्लीट। अब आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, अब इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में जुड़े रहो, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के मैथ के लिए लेकर आने वाला हूँ। देखो हमने आपको इसमें मैथ के जो जो चैप्टर थे, इसमें आपके लगभग टोटल जो चैप्टर रहे हैं लगभग 20 चैप्टर थे, और वो मैंने 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और इस 20 चैप्टर के बावजूद भी इसमें आपके 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे। अब एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन, तो 5 प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो 100 क्वेश्चन हमने अभी ये 5 प्रैक्टिस सेट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट कर लिए। अब इस बुक में कुछ भी नहीं बचा है, मैंने इस बुक में एक एक सवाल आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया, ठीक है। इसकी मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। मैंने आपको हिंदी, आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ सब कुछ कंप्लीट कराया बहुत अच्छे से, और आप लोगों ने इसमें मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आप लोगों को इसी मेहनत को और भी ज़्यादा, और इसी अपनी मेहनत को और भी ज़्यादा चार चांद लगाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक विशेष पहल स्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है।
वो स्ट्रेटजी ये है कि आप लोगों ने मैथ में तो जितना पढ़ा, अभी तक आपने जितना पढ़ा वो पर्याप्त है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, लगभग 1 महीने का समय है आपके पास एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को लेकर। अब उसके लिए आपके लेके हम आए हैं एक रिवीजन प्रैक्टिस क्लास। हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों सुपर सीरीज। हम आप लोगों के लिए दोस्तों सुपर सीरीज लेकर आ रहे हैं कल से, ठीक है। कल से दोस्तों हमारे समय वही रहेगा, हमारा जो समय है, समय हमारा दोस्तों वही रहेगा 5 बजे वाला, ठीक है। समय हमारा वही है 5 बजे, जो 5 बजे आप इस क्लास को देख रहे हो 5 बजे ही समय रखेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए एक सुपर सीरीज लेकर आ रहे हैं। सुपर सीरीज में आपके मैं टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और वो टोटल के टोटल 20 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपको इसी एसएससी जीडी की जो बुक है, इन बुक से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको बुक से बाहर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बुक से तो क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन बाहर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो भैया अब आपको बाहर से भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला स्टार्ट होगा भाई कल से, ठीक है। तो कल से ही हम इस सुपर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, और इस सीरीज का उस सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जिसने मैथ की तैयारी को बहुत अच्छे से किया है। अब देखो, हमारे जितने भी स्टूडेंट हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस बुक को कंप्लीट कर लिया है, अब उसका तो भैया रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो भैया जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन कर लोगे ना भाई इस बुक का, उतना ज़्यादा आपको सफिशिएंट मिलेगा, बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन आएंगे, तो भैया 20/20 स्कोर करने की आप लोग कोशिश ज़रूर करना भाई। यदि 20/20 नहीं भी कर पाओगे ना, तो भाई 14 से 15 करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस इस सुपर सीरीज वाली टेस्ट से जुड़े रहना मेरे दोस्त। आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समय समय पर इसका भी रिवीजन करते रहिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपकी पड़ी हुई हैं। लेकिन अब जो मैं आपको डेली जो सुपर सीरीज में 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, वो आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर से, जो कि एग्जाम लेवल के। जब आप उन क्वेश्चनों को करोगे तो आपको एक एग्जाम वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके मैं एग्जाम के लेवल के ही 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और उन 20 क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और उसका पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉल्व करा दिया उसका पीडीएफ नहीं। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो इस सुपर सीरीज में सभी लोगों को जुड़ना है, और इस सीरीज के लिए मैंने आप लोगों के लिए भी बहुत मेहनत की है, और प्लीज़ आप लोग इस मेहनत को बेकार मत जाने देना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज में ज़रूर जुड़ेंगे, और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि भाई आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है इसका रिवीजन भी तो करना ज़रूरी है। अब जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा फ़ायदा। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, जितना सीखा, अपने आप में पर्याप्त था। अब उसका हमें करना है रिवीजन। अब भाई इसमें दो तरीके के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। अब जिसने भैया सोचा कि भैया मैं लेट आया आपके पास और मैंने ये बुक भी कंप्लीट नहीं की, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी जो मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, इन सभी क्वेश्चनों को लगाओ, बार बार लगाओ। जब ये वीडियो देखो नेक्स्ट डे फिर से लगाओ, बार बार इन्हीं क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करो। आपकी बुक के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनकी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, और बुक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और बाकी भी आप अपने अदर प्रैक्टिस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो कल से ये हमारी जो सीरीज स्टार्ट कब से होगी भाई, ये हमारी सीरीज कल से स्टार्ट होगी भाई, ठीक है। कल से, यानी कि कल से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समय हमारा रहेगा 5 बजे, ठीक है। शाम को 5 बजे हमारी ये क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो शाम को 5 बजे सभी बच्चे इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का भी सजेशन जो भी हुआ करे ना भाई, आप लोगों जो भी सजेस्ट मुझे किया करें, तो भाई कमेंट में बता दिया करो कि सर और भी हम अपनी इस क्लास को बेहतर बनाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हमें ज़रूर सजेस्ट किया करें। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी तो भाई ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना, आप लोग लाइक कर देना, और प्यारा सा कमेंट। और जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पर, तो उससे निवेदन है कि भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आप डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। और इसका जो पीडीएफ है आपको थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो जाके वहाँ से जाके आप इसका अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिएगा, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।